Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़े से नए टॉपिक के बारे में जो आपका टूल मार्क से रिलेटेड होता है। इसको हम बेसिकली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेस्टोरेशन ऑफ इरेज्ड नंबर्स के बारे में। तो आप सभी को पता होगा जो अलग अलग तरह की मेटल शीट्स होती हैं, कीज़ होती हैं, जो आपकी बाइक्स होती हैं, स्कूटी होती है, कार होती है, तो उन सभी में एक सीरियल नंबर रहता है जो उस पर्टिकुलर व्हीकल का, उस पर्टिकुलर वेपन का, वो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है। ठीक है, और वो हर एक का डिफरेंट होता है। ये चीज़ जो आपका सीरियल नंबर रहता है, ये आपके जो बुलेट्स रहती हैं, जो आपके फायर आर्म्स होते हैं, उनका भी सबका अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो आपके नंबर्स लिखे होते हैं, जो एक मेटल शीट पे कोई भी नंबर लिखा होता है, तो उसको इरेज कर किया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर वेपन की, उस पर्टिकुलर व्हीकल की, उस पर्टिकुलर आइटम की आइडेंटिफिकेशन ना हो सके। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि जो अब जब एक बार उसको इरेज कर दिया गया तो उसको वापस से रिस्टोर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिकली ये किस तरह से काम करता है। तो बेसिकली जो आपकी अलग अलग तरह की मेटल सरफेस होती है, मेटल शीट्स होती हैं, उस पर जब कोई भी नंबर लिखा होता है तो जो भी कल्प्रिट होता है, जिसने कोई क्राइम किया होता है, तो वो उस नंबर को छुपाने के लिए अलग अलग मेथड्स को यूज़ करता है। यहाँ पर जनरली क्या करा जाता है, जो कुछ भी लिखा है तो उसको इरेज करने के लिए यहाँ पर कुछ बहुत ही पॉइंटेड सब्सटेंस, कोई भी आपका बहुत ही एज्ड वाला जिसमें बहुत पॉइंट्स होते हैं, उसको यूज़ करते हुए उसको स्क्रैच करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि जो आपकी हैमर रहती है, जिसको हथौड़ी बोलते हैं, तो उसका यूज़ करते हुए भी उसको गायब किया जा सकता है, उसको छुपाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग तरह की चीज़ें रहती हैं जिसकी हेल्प से उस पर्टिकुलर सीरियल नंबर को आप छुपा सकते हैं। लेकिन जब भी कोई भी जो नंबर रहता है, जब उस पर्टिकुलर मेटल की सरफेस पर इम्प्रिंट किया जाता है, उस पर लिखा जाता है, तो उस टाइम पर जो आपकी मेटल की शीट रहती है वो काफ़ी सारी लेयर्स से बनी हुई होती है। तो उसमें क्या रहता है कि जब आप ऊपर वाली सरफेस पर कुछ आप लिखते हैं तो उसकी वजह से जो नीचे की लेयर्स होती हैं उनमें भी आपका डिप्रेशन बनने लगता है। और जब कोई उस पर्टिकुलर नंबर को गायब करने के लिए उसको स्क्रैच करता है किसी पॉइंटेड एंड से, आपके हैमर वगैरह का यूज़ करते हुए, तो उसकी वजह से जो अपर सरफेस होती है जनरली सिर्फ वही डैमेज होती है। तो यहाँ पर इसका जो रेस्टोरेशन होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि जो वो ऊपर वाली सरफेस है जिसको डिग्रेड किया गया है, जिसको आपका गड़बड़ किया गया है, तो उस सरफेस को, सिर्फ उस लेयर को हटा देना। तो उसके बाद में जो नीचे वाली लेयर होगी वहाँ पर आपका जितने भी लेटर्स वगैरह होते हैं वो आपको कई बार वहाँ से आपको विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके रिस्टोर करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो उनके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपके जो लेटर्स होते हैं, तो कई बार जो मिसगाइड करने के लिए उस पर्टिकुलर नंबर को छुपाते हैं, उसको कंसील करते हैं, तो उसके लिए करते टाइम पर कुछ इतना ज़्यादा वो डैमेज कॉज कर देते हैं कि उसको रिस्टोर करना, उस पर्टिकुलर नंबर को रिस्टोर करना उतना आसान नहीं हो पाता है। और कई बार कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पर वो बिल्कुल भी नंबर रिस्टोर नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी जितनी भी लेयर्स होती हैं वो सारी की सारी लेयर्स डैमेज हो चुकी होती हैं। तो यहाँ पर जो भी नंबर का रिस्टोरेशन होता है वो सिर्फ उन्हीं कंडीशन में पॉसिबल हो पाता है जिसमें सिर्फ ऊपर के लेयर्स में डैमेज होता है, जो नीचे की लेयर्स रहती हैं उसमें कोई भी डैमेज कॉज ना हुआ हो। ठीक है, तो ये कुछ आपका बेसिक चीज़ें रहती हैं किसी भी नंबर को, इरेज्ड नंबर को रिस्टोर करने के लिए। और यहाँ पर कई बार जो नंबर रहता है उसको ऑब्लिटरेट भी किया जाता है। ऑब्लिटरेट करने के लिए उस पर अलग अलग तरह के केमिकल्स, कोई पेंट है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डाल दी जाती हैं। तो ये चीज़ आपका ऑब्लिटरेशन वाला भी केस देखने को मिलता है। तो अगर ऑब्लिटरेशन जैसा कुछ है तो वो तो आप नॉर्मली उस पर्टिकुलर जो भी सब्सटेंस है तो उसको रिमूव करके आप नंबर को रिस्टोर कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ स्क्रैच वगैरह किया गया है तो उसके लिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं यहाँ पर इस वीडियो में। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपके रिस्टोरेशन के मेथड्स होते हैं, तो काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, और ये मेथड्स जो यूज़ करे जाते हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह की मेटल की सरफेस आपके सामने है। तो उस पर्टिकुलर मेटल की शीट पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके अलावा द मेथड फॉर इट्स रिस्टोरेशन इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मेटालिक सरफेस। ये तो हो गया, बाकी डिफरेंट नंबर्स ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम एनी मेटल सरफेस। ठीक है,
यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोई आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होगा इस पर्टिकुलर की पर, तो इसको यहाँ पर स्क्रैचिंग करते हुए उस पर्टिकुलर नंबर को रिमूव किया गया है। उसी तरह से यहाँ पर ये एक वेपन है जहाँ पर इस जगह पर आपका नंबर लिखा हुआ था, जिसको भी स्क्रैच करते हुए यहाँ से रिमूव किया गया है। ठीक है, तो अब इसको रिमूव करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपके 5 तरह के मेथड्स होते हैं, जिसमें जनरली आपके केमिकल मेथड्स को यूज़ करा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड, थर्ड है आपका इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, फोर्थ है आपका अल्ट्रासोनिक कैविटेशन एचिंग मेथड, एंड लास्ट होता है आपका अदर मेथड्स। अदर में आपके काफ़ी सारे अलग अलग तरह के मेथड्स हैं जिनके सिर्फ नाम मैं बताने वाली हूँ, बाकी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं और ना ही उनका उतना कुछ खास यूज़ करा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पर एक एक करके सभी को समझ लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं केमिकल मेथड्स की। सो बेसिकली जो केमिकल मेथड होते हैं इनको हम यहाँ पर केमिकल एचिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपका मेथड होता है ये थोड़ा सा इजी होता है और ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट मेथड होता है इस पर्पज़ से। यहाँ पर बेसिकली जब भी आपको कोई भी आपका इस तरह का केस मिलता है जहाँ पर जो सीरियल नंबर होता है, जो चेसिस नंबर होता है किसी भी व्हीकल का, उसको स्क्रैच करके या किसी भी मेथड से उसको गायब किया गया, उसको कंसील किया गया है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको उसकी एक फ़ोटोग्राफ लेनी होती है और वो फ़ोटोग्राफ आपकी क्लोज फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, चाहे वो ऑब्लिटरेटेड मेटल सरफेस हो, चाहे वो आपकी इरेज्ड मेटल सरफेस हो। उसके बाद में जब इतना आपने कर लिया, फोटोग्राफ ले ली, कोई भी मेथड आप अप्लाई करेंगे तो उसमें सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि पहले आपको उसकी फ़ोटोग्राफी करनी होती है, उसके बाद में आप किसी भी तरह के मेथड्स को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको करना क्या है, जो भी अगर वहाँ पर कुछ पेंट वगैरह है या कोई भी चीज़ आपकी अवेलेबल है वहाँ पर, तो उसको आपको क्लीन करना होता है। तो क्लीन करने के लिए यहाँ पर आप पेंट रिमूवल का यूज़ कर सकते हैं, मिनरल स्पिरिट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी अदर मेथड्स रहते हैं, अदर केमिकल्स होते हैं, उनका यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली रिमूव किया जाता है यहाँ पर डस्ट अगर कुछ है, सॉइल है, पेंट उस पर गिरा हुआ है, ग्रीस है, तो ये सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए इन सब का यूज़ किया जाता है। इतना करने के बाद में आपको उस पर्टिकुलर सरफेस को स्मूथ बनाना होता है। तो स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पर एक तरह का पेपर रहता है, एमरी पेपर, इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा किसी भी तरह के एब्रेसिव मटेरियल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो एब्रेसिव मटेरियल आप यूज़ भी कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उसमें फाइनल एब्रेसिव्स होने चाहिए ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। ठीक है, तो उसको स्मूथ करने के लिए ये सारी चीज़ों का आप यूज़ करते हैं। जब आपने इतना कर लिया, उसके बाद में आपको इसको क्लीन करना होता है। क्लीन करने के लिए यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं एसीटोन, बेंजीन या फिर दूसरा कोई भी आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लीन करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपके जो आप केमिकल एजेंट यूज़ करे जाते हैं, अभी कौन कौन से केमिकल एजेंट होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली केमिकल एजेंट का मतलब है कि आपका एक केमिकल का सॉल्यूशन होता है जो कि मेटल सरफेस की जो अपर लेयर होती है उसको उसको रिमूव करने के लिए, जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी एचिंग करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो वो आपके केमिकल एजेंट होते हैं। अब कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं वो भी अपनी आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये केमिकल एजेंट को आपको वहाँ पर अप्लाई करना होता है कॉटन स्वाब का यूज़ करते हुए, और तब तक आपको उसको अप्लाई करते रहना होता है जब तक कि आपको जो नंबर है वो विजिबल ना होने लगे। कई बार क्या रहता है कि वहाँ पर जो केमिकल एजेंट रहते हैं, जो एचिंग सॉल्यूशन होता है, उसको अप्लाई करने के लिए आप कॉटन स्वाब यूज़ करते हैं। और कई बार क्या रहता है, मान लीजिए ये आपकी मेटल सरफेस है, इसमें ये पोजीशन आपकी स्क्रैच्ड है, तो इस पर आपको अप्लाई करना है एचिंग सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो आपकी सॉइल रहती है तो उस सॉइल का यूज़ करते हुए इसके आसपास आप इसके चारों तरफ से एक बाउंड्री बना देते हैं और उस बाउंड्री के अंदर आपको उस केमिकल सॉल्यूशन को भर देना होता है। तो उसकी वजह से आपकी वो जो एचिंग प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये किस कंडीशन में करते हैं, किस में नहीं करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आप केमिकल सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की आपकी मेटल की सरफेस है। ठीक है, इतना आपने कर लिया, आपने जो केमिकल एजेंट था, जो एचिंग सॉल्यूशन था, उसको आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद में कुछ टाइम पर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो नंबर्स होते हैं वो आपको अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि अचानक से नंबर आपका विजिबल हो जाता है, वो धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है विजिबल होना। और जैसे ही आपके सारे के सारे नंबर्स विजिबल हो जाते हैं, तुरंत से आपको जो केमिकल एजेंट होता है उसका एप्लीकेशन को आपको बंद कर देना होता है और तुरंत से आपको वहाँ पर उस पर्टिकुलर नंबर की फ़ोटोग्राफ ले लेनी होती है। क्योंकि अगर आप नंबर विजिबल होने के बाद भी केमिकल एजेंट को अप्लाई करते रहेंगे तो उससे क्या रहेगा कि वो जो आपकी लेयर रहती है वो उसको रिमूव करता हुआ चला जाएगा, तो जिसकी वजह से वो जो आपके नंबर विजिबल हुए होंगे तो वो भी आपके रिमूव हो जाएंगे। और
इतना होने के बाद में आप उसको वापस से रिस्टोर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से जैसे ही आपको नंबर विजिबल होना स्टार्ट होता है और जैसे ही आपके कंप्लीट आपको दिखने लगते हैं, तो वैसे ही आपको उस केमिकल एजेंट को रिमूव कर देना होता है। तुरंत से आपको फोटोग्राफ लेनी है और उसके बाद में वहाँ पर उसके उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर आपको एक ऑयल का एप्लीकेशन करना होता है। एक ऑयल की लेयर आपको लगानी होती है और जो ऑयल होता है वो थोड़ा सा लाइट ऑयल वहाँ पर आपको यूज़ करना होता है। तो यही सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं। आफ्टर sometime erased numbers will be getting slowly appearing, and the remove etching solution immediately and take the photograph of complete restored numbers or symbols as soon as possible. Because of the continuous etching action, it will again disappear and cannot be restored again. At last, wash the restored surface. मतलब आपने जो ऑयल का एप्लीकेशन करना है तो उससे पहले आपको जो मेटल की सरफेस थी उस पर से केमिकल एजेंट को रिमूव करने के लिए उसको आपको वाटर से वॉश करना होता है, और वाटर से वॉश करने के बाद में उसके ऊपर आपको एक ऑयल की लेयर लगा देनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से यूज़ किया जाता है आपका केमिकल मेथड। इसके बाद में अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि वो जो केमिकल एजेंट रहते हैं तो कौन कौन से सॉल्यूशन का यहाँ पर यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आपकी एल्यूमिनियम या फिर ब्रास की आपकी जो मेटल की सरफेस है वो है, तो उस कंडीशन में आपको यूज़ करना होता है एसिड फेरिक क्लोराइड। इसका जो सॉल्यूशन होता है जहाँ पर आपको यूज़ करा था 25 ग्राम FeCl3, जिसको हम बोलते हैं फेरिक क्लोराइड। देन इसमें ऐड करना होता है 25 ml HCl और 100 ml ऑफ H2O। इसको मिक्स करने से आपका बन जाता है एसिड फेरिक क्लोराइड। तो इसको आपका यूज़ करा जाता है एल्यूमिनियम या फिर ब्रास की अगर मेटल सरफेस है उस पर आपको एचिंग प्रोसेस करनी है उसके लिए। उसके अलावा अगर कोई जिंक का एलॉय है तो उस कंडीशन में आपको यूज़ करना होता है क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ करा जाता है 20 ग्राम CrO3, 1.5 ग्राम NaSO4, 100 ml H2O, या फिर H2O की जगह पर आप 25% HNO3 को भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई स्टील या फिर कास्ट आयरन की सरफेस है उस कंडीशन में आपको यूज़ करना होता है फ्राइज रिएजेंट। फ्राइज रिएजेंट बनाने के लिए आपको चाहिए होता है 90 ग्राम CuCl2, 120 ml HCl एंड 100 ml ऑफ वाटर। इन सबको मिक्स करके आप बना लेंगे फ्राइज रिएजेंट। ठीक है, तो ये सारे आपके कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं और ये सारे एजेंट जो हैं आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार क्वेश्चन भी आए हैं और यहाँ से आगे बनने की पॉसिबिलिटी भी है। तो जितने भी केमिकल एजेंट्स हैं इनका सॉल्यूशन क्या है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो फ्राइज रिएजेंट है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। और बाकी कौन सा केमिकल एजेंट केमिकल सॉल्यूशन किस मेटल सरफेस के लिए अप्लाई किया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका केमिकल मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड की। तो ये बेसिकली यूज़फुल होता है मैग्नेटिक अट्रैक्टिंग सर्फेसिस पर, जो कि आपकी मैग्नेट अट्रैक्टिंग सर्फेसिस होती हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, स्टील हो गया। तो उस कंडीशन में आपका ये मेथड एप्लीकेबल होता है और ये आपका एक तरह से नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होती है। यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए भी पहला काम आपको वही करना है कि आपको सबसे पहले तो फोटोग्राफ लेनी होती है। उसके बाद में आपको उसको क्लीन करना होता है, उसको सरफेस को स्मूथ बनाना होता है, जो हमने पहले बात करी थी केमिकल मेथड में कैसे कैसे करना होता है, वही चीज़ आपको करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, आपने स्मूथ कर लिया, आपने उसको क्लीन कर लिया, उसके बाद में उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर आपको अप्लाई करना होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन कॉन्टैक्ट विद वाइब्रेटर। ये आपने किया, फिर आपको उसके ऊपर अप्लाई करना होता है एक लाइट ऑयल, और जो लाइट ऑयल होता है ये बेसिकली इसका सस्पेंशन होता है मैग्नेटिक पाउडर का केरोसिन ऑयल में। यहाँ पर आप केरोसिन ऑयल की जगह पे कोई दूसरा भी लाइट ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आपने इसको अप्लाई कर दिया तो जब यहाँ पर आपका वाइब्रेटर कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर सरफेस से, तो जब उस पर वाइब्रेशन जाती हैं तो जो मैग्नेटिक पाउडर होता है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है, और जो भी आपके नंबर या सिंबल उस पर्टिकुलर सरफेस पर अवेलेबल होते हैं उसके अराउंड एक आउटलाइन बना लेता है। तो इस तरह से आपके जो नंबर्स होते हैं, जो आपके जो भी रिमूव्ड नंबर्स होते हैं वो आपके इस तरह से रिस्टोर हो जाते हैं, आपके सामने अपीयर हो जाते हैं। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा मेथड था, बस यहाँ पर आपका वाइब्रेटर वगैरह का यूज़ करा जाता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को वहाँ पर बनाया जाता है। तो ये आपका इस तरह से रहता है मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के बारे में। सो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में भी सेम वही है, आपको पहले फोटोग्राफ लेनी है, फिर आपको उसको क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद में आपको उसको वॉश करना होता है, मतलब पूरा अच्छी तरह से उसको साफ़ करना है।
उसके बाद में उसको स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पर आप अब्रेसिव मटेरियल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, एमरी पेपर का यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको इसको क्लीन करना है एसीटोन से, मतलब इतना काम तो आपको लगभग सारे ही मेथड में करना ही करना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना होता है, आपको ऐड करना होता है जो आपके 6 वोल्ट की बैटरी होती है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका जो पॉजिटिव साइड होता है, इसको आपको ऐड करना होता है मेटल की सरफेस से। और जो इस बैटरी का निगेटिव साइड होता है, उस निगेटिव साइड को आपको ऐड करना होता है कॉटन सोक्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक एचिंग सॉल्यूशन। एचिंग सॉल्यूशन कौन सा है, जो ऑलरेडी अभी हम बात कर चुके हैं, वही सारे केमिकल्स में से आपको यूज़ करना है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सी आपकी मेटल सरफेस आप यूज़ कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है। इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको आपको अटैच करना है सरफेस से। इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसको आपको अटैच करना होता है जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो आपका मेटालिक क्लैंप के द्वारा बनाया जाता है, उसके अंदर आपकी कॉटन होती है जो कि सोक रहती है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, उससे आपको ऐड कर देना होता है। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, जो वो मेटल की सरफेस होती है उसके ऊपर आपकी जो स्वाबिंग रहती है, वो प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। और वो प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि जो वो नंबर्स और जो सिंबल्स होते हैं वो अपीयर नहीं होने लगते हैं। और जैसे ही सारे के सारे नंबर्स आपके रिस्टोर हो जाते हैं, वो प्रोसेस को आपको स्टॉप कर देना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा मेथड रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। यहाँ पर जैसे ही आपके नंबर्स अपीयर होने लगेंगे, आपको तुरंत से वो मेथड को स्टॉप करना होगा और तुरंत के तुरंत आपको उस पर्टिकुलर रिस्टोर्ड नंबर का आपको फोटोग्राफ लेना होगा। तो इस तरह से रहता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक कैविटेशन एचिंग मेथड की। सो बेसिकली ये जो आपका मेथड होता है, यहाँ पर बेसिकली जो कैविटेशन टर्म होता है, इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इसमें सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि कैविटेशन का क्या मतलब होता है। So cavitation means formation of vapor bubbles within a liquid at low pressure regions that occur in places where the liquid has been accelerated to high velocities. सो मान लीजिए ये आपका एक बीकर है या कोई भी आपका यूटेंसिल है, इसके अंदर आपकी कोई भी मेटल की सरफेस अवेलेबल है या कोई भी चीज़ आपकी अवेलेबल है और इसमें आपका लिक्विड अवेलेबल है, लिक्विड इसमें फुल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहता है, जब हाई वेलोसिटी रहती है तो उसकी वजह से जो यहाँ पर लिक्विड्स रहता है उसमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें क्या रहता है, जिस जगह पर लो प्रेशर बनते हैं वहाँ पर आपके वेपर बबल्स डेवलप करने लगते हैं। तो ये बेसिक आपका रहता है कैविटेशन। तो यही फॉर्मूला आपका, यही जो कैविटेशन प्रोसेस होती है, इसका यूज़ करा जाता है किसी भी मेटल के सरफेस से कोई भी आपके जो रिमूव्ड नंबर्स हैं उनको रिस्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर एक तरह का बाथ रहता है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक कैविटेशन बाथ। इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करा जाता है। इसके अंदर आपको इमर्स कराना होता है, मतलब जो भी आपके उस पर्टिकुलर बाथ में लिक्विड फिल है, जो पॉलिश उसके अंदर फिल रहती है, उसके अंदर आपको रखना होता है मेटेलिक सरफेस और पॉलिश, ये आपको ऐड करना होता है। जिसकी वजह से जब आप इसको रखते हैं उसके बाद में आप इसको स्टार्ट कर देते हैं, जो भी बाथ का प्रोसेस रहता है उसको, तो उसमें क्या रहता है, कैविटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कैविटेशन प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाती है तो जो भी रिस्टोरेशन होता है नंबर्स का, वो बेसिकली जो एचिंग होती है प्रोड्यूस्ड बबल्स की, उनकी वजह से होती है। मतलब जब आप उसमें एचिंग सॉल्यूशन डालते हैं, उसके अंदर आप अपने केमिकल जो सरफेस रहती है मेटल की सरफेस उसको डालते हैं, तो जब यहाँ पर आपका बहुत हाई वेलोसिटी रहती है तो उसकी वजह से बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उसको देखते हुए, उसको ध्यान से समझते हुए, उसको एनालिसिस करते हुए आपको पता चलता है कि कहाँ वहाँ पर आप उसका क्या क्या लिखा हुआ है। तो यही मेथड आपका यूज़ करा जाता है रिस्टोरेशन पर्पज से। तो इस तरह से आप जो भी वहाँ पर नंबर्स अवेलेबल होते हैं उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली जो मेथड रहता है, ये स्टील और ब्रास की मेटल सरफेस के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। एल्यूमिनियम के लिए कंपैरेटिवली कम यूज़फुल रहता है। और जो आपकी आयरन सरफेसेस होती हैं उसके लिए ये मेथड बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ही लाइंस को बहुत अच्छे से याद करिएगा कि किसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। अगर इसका हम यहाँ पर इंक्रीजिंग प्रोसेस से समझें तो बेसिकली सबसे ज़्यादा आपका स्टील और ब्रास जो रहता है, इसमें इन सर्फेसेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका एल्यूमिनियम और इसके भी आपके लास्ट में आता है जो आपकी आयरन की सर्फेसेस होती हैं। तो ये चीज़ आपका ये चीज़ सीक्वेंस रहता है। तो इस सीक्वेंस को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपके नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से,
ठीक है। और बेसिकली जो एफई रहता है इसके लिए तो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होता है। बाकी कैविटेशन क्या होता है इसको ज़रूर से समझ लीजिएगा, आपकी नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये सारे के सारे मेथड्स तो हो चुके हैं और अभी यहाँ पर आपके कुछ अदर मेथड्स हैं। तो बेसिकली अदर मेथड्स में आपका यूज़ किया जाता है रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक, लिक्विड पेनिट्रेंटिस मेथड, हीट एचिंग मेथड, जहाँ पर आपका जो हीट रहता है उसको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर इन वैक्यूम में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका हीट एचिंग मेथड होता है वहाँ पर जो आपकी मेटल सरफेस होती है उसको आपको हीट करना होता है हाई टेम्परेचर पर और वहाँ पर आपका वैक्यूम की कंडीशन आपको बनानी होती है। उसके अलावा लास्ट है आपका फ्रॉस्ट मेथड। तो ये सारे कुछ आपके मेथड्स होते हैं जो आपके नाम मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम बस आपको पता होना चाहिए और बाकी इनका जो यूज़ है वो भी बिल्कुल भी ना के बराबर किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गए और यहाँ पर इतना भी रिस्टोरेशन के मेथड्स होते हैं, जो कुछ भी होता है मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बट कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपके सामने लिंक लिखी हुई है, आपको जस्ट सर्च करना होगा ये लिंक डाल के और आपको आराम से मिल जाएगा। बाकी फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर दिएगा, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। क्विज़ के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए आप हमारे जो ब्लॉगर वेबसाइट है वहाँ पर ज़रूर से विजिट करिएगा, वहाँ पर मोर देन 200 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो वहाँ से आप नेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। सो इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कॉन्टेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।